हेलो क्लास, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम के बारे में चर्चा करते हुए आज हम लोग अपने तीसरे लेक्चर में आ गए हैं, जिसमें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम से बात करेंगे कि भारतीय संदर्भ में संग्रहालयों की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस अवधारणा पर किस प्रकार की चर्चा की जाती है, ये अवधारणा कब से उपस्थित रही है और किस तरीके से भारतीय संग्रहालयों ने और आधुनिक जन संग्रहालयों ने अपना स्वरूप लिया, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कि भारतीय संदर्भ में जो संग्रहालय का विकास होता है, जो संग्रहालय विकास को बांटा गया है, उसे यूजुअली म्यूजियम वर्ड, जो इंडियन म्यूजियम वर्ड है, वो म्यूजियम मूवमेंट के नाम से पुकारता है, यानी कि संग्रहालय आंदोलन के तौर पर हम इसे देखते हैं। इसीलिए ये चर्चा की जाएगी जब भी हम बात करेंगे, तो इंडियन म्यूजियम मूवमेंट, भारतीय संग्रहालय आंदोलन कहकर के इसकी चर्चा की जाएगी कि भारतीय संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि संग्रहालयों का विकास किस प्रकार से शुरू हुआ और संग्रहालय कैसे स्थापित हुए, तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक भारतीय साहित्य में आलेख्य गृह, चित्रशाला, वीथिका जैसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। हमको देखने को समझ में आता है कि इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया गया है और उनके अर्थों पर जब हम जाते हैं, जब उनको रिलेट करते हैं कि वो किन संस्थाओं के साथ जोड़े गए हैं, तो वहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि जो आलेख्य गृह है या वीथिका है या चित्रशाला है, इस तरह की जो जगहें थी वो प्रायः चित्रकारी करने के लिए, पुस्तकों को लिखने के लिए, उन्हें संकलित करने के लिए, और वीथिका जो थी वो चित्र वीथिका या पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने की जगह हुआ करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि यद्यपि पूरी तरह से ये म्यूजियम के कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं करता है, पर सुंदर कृतियों का संकलन होना और उनको प्रदर्शन के लिए रखना, सुंदर या महत्वपूर्ण किताबों का कलेक्शन होना और उनको सभी के पढ़ने के लिए रखा जाना राजमहलों में और बड़े भवनों में और सामंतों के यहाँ, जागीरदारों के यहाँ, ये परंपरा हमको भारतीय संदर्भ में देखने को मिलती है और भारतीय साहित्य में इसका स्पष्टता उल्लेख मिलता है। इसके उल्लेख जो है हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि रामायण में इस बात की चर्चा है, वाल्मीकि कृत रामायण में भी चर्चा है कि जब भरत जी जो हैं कि वो अपने ननिहाल गए हुए थे और राम जी को वनवास दिया गया, तो जब राम जी वनवास के लिए चले गए और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उस समय में जब भरत वापस आते हैं अपने ननिहाल से, तो अयोध्या के शहर के शुरू होने से पहले, मतलब जो राज्य है वो शुरू होने से पहले, उसके एंट्रेंस पॉइंट पे कहीं पर एक मंदिर बना हुआ है, जो कि रघुकुल के पूर्वजों का मंदिर है, या पूर्वजों के लिए वो जगह सुरक्षित की गई है, जहाँ पर ये तय था कि जो भी पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी, उनके चित्र रखे जाते थे और उनका पूजा पाठ किया जाता था। भरत जब वापस आते हैं तो शहर में, नगर में प्रवेश से पहले उस जगह पर जाते हैं अपने फोर फादर्स को प्रणाम करने के लिए, अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए, और वहीं पर राजा दशरथ की मूर्ति देख करके वो ये समझ जाते हैं कि पिता नहीं रहे। तो ये जो पूरा उल्लेख है कि राजाओं के जो उनका रघुकुल है, रघुकुल के सभी जो पूर्वज हैं जो नहीं रहे, उनकी मूर्तियों को वहाँ पे रखा गया है, पूर्वजों के लिए एक स्थान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी इस अवधारणा को पुष्ट कर रहा है कि संकलन हुआ है, उनको रखा गया है, उनके बारे में चर्चा पर चर्चा की जा रही है और लोग उनके दर्शन के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इसी तरह से चित्रशाला का उल्लेख मिलता है, जहाँ पे पेंटिंग्स बनाई भी जा रही हैं अब स्वांत सुख के लिए, और पेंटिंग्स को प्रदर्शित भी किया जा रहा है दूसरों को देखने के लिए। इसके अलावा बार बार इस तरह का उल्लेख मिलता है कि चित्र प्रदर्शनी में या चित्र वीथिका में बहुत सारे प्राचीन भारतीय जो साहित्य में नाटक हैं, उनमें इस तरह की चर्चा होती है कि जो नायक नायिका हैं वो चित्र वीथिका में उन्होंने एक दूसरे को देखा, या चित्र देखने के लिए चित्र वीथिका में उनका परिचय हुआ, वो एक दूसरे से मिले। तो इस तरीके से ये जो चित्र वीथिकाएं थी, सीधी सी बात है कि पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, पेंटिंग्स प्रदर्शित की जा रही थी, और इन पेंटिंग्स को देखने के लिए जो सुरुचि संपन्न वर्ग था, जो शासकों का वर्ग था, जो सामंतों का वर्ग था, या जो उच्च वर्ग था, वो लोग वहाँ पे आ रहे थे और उसको प्रॉपर तरीके से देख रहे थे। इसके अलावा सांची और भरौत के स्तूपों पर भी चर्चा की जा सकती है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कलाकृतियों को या कथा चित्रों का अंकन किया गया है, जहाँ पर जातक की कथाएं हैं, रामायण महाभारत की कथाएं हैं, नीति कथाओं को पूरा जो पत्थरों पर उकेरा गया है, जिन्हें हम कथा शिल्प कह सकते हैं, कथा चित्र कह सकते हैं। इन कथा चित्रों के नीचे भरौत के स्तूप में स्पष्टतः आपको वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में उनके नीचे उनका डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, बाकायदे कौन सा जातक है इसके बारे में उसका नाम लिखा हुआ मिलता है, उस कहानी की चर्चा मिलती है, अभिलेखीकरण किया गया है। तो यहाँ पर भी हम ये इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहानियों को, चित्रों को, इवेंट्स को, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक कथानक हैं उनको एक जगह पर संकलित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, और साथ साथ इनको
प्रलेखित भी किया गया है, इनकी चर्चा की गई, इनका नामांकन किया गया, इनका नाम उल्लेख वहाँ पर देखने को मिलता है। एनआर बनर्जी जो कि बहुत फेमस म्यूजियोलॉजिस्ट रहे, आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं, वो भारतीय संदर्भ में तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है उसको प्रथम संग्रहालय के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं भारतीय संदर्भ में अगर हम प्रथम संग्रहालय की बात करें तो हम बृहदीश्वर मंदिर की चर्चा कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, उसको एक संग्रहालय जैसी संस्था के तौर पर देख सकते हैं। ऐसा वो इसलिए बताते हैं कि ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल के अंदर जो भी मूर्तियां कलेक्ट की गई हैं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर मंदिर को दान में बहुत सारी कलाकृतियाँ, बहुत सारे गहने, सिक्के, बहुत सारे आभूषण मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं। राजा की तरफ से जो बृहदीश्वर मंदिर था वो राज सत्ता से उसको प्रश्रय प्राप्त था। वहाँ पर उनको राजा के द्वारा समय समय पर रेनोवेशंस कराए जाते थे और जो भी कलाकृतियाँ, जो भी सामान वहाँ पर मंदिर में है उसका बाकायदे प्रलेखन किया गया है, उसको सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर जो अलग अलग कथा चित्रों को प्रस्तुत किया गया, जो कथाएं प्रस्तुत की गई, पौराणिक आख्यान की कथाएं हैं, उन सभी कथाओं के नीचे उनका नामांकन देखने को मिलता है। ये जो मंदिर था बृहदीश्वर मंदिर के प्रांगण में समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, चर्चा परिचर्चा होती थी, नृत्य इत्यादि के कार्यक्रम किए जाते थे और इनके माध्यम से जन समुदाय को, जो वहाँ का सामान्य जन था, वो भी मंदिर के प्रांगण में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, वाद विवाद को, चर्चा को, विमर्श को सुनने के लिए वहाँ पे एकत्रित होता था और उससे लाभान्वित भी होता था। तो इस तरीके से एनआर बनर्जी सर का ये कहना है कि एक ऐसा मंदिर जो कि राजकीय प्रश्रय प्राप्त था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पूजा पाठ हो रहा था, मूर्तियों का संकलन था, मूर्ति चित्रों का संकलन था, जहाँ पर राजा की तरफ से दान में वस्तुएं आ रही थी, जनसामान्य की तरफ से वस्तुएं दान में आ रही थी, जहाँ पर सिक्के, अलंकार की सामग्री, आभूषण, वस्त्र, पुस्तकें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको इकट्ठा किया जा रहा था, इनको प्रलेखन के माध्यम से व्यवस्थित किया जा रहा था, इनका संरक्षण किया जा रहा था और इनके मतलब जन सामान्य इनसे लाभान्वित हो, शिक्षा अर्जन करने वाला वर्ग इनसे लाभान्वित हो, शिक्षक वर्ग इनसे लाभान्वित हो, इसके लिए समय समय पर वहाँ पर जो चर्चा परिचर्चा, विमर्श की जो गतिविधियाँ हो रही थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, इनमें जो जनसामान्य जुट रहा था और जो मंदिर की तरफ से इस तरह की गतिविधियां करके लोगों को उनकी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासतों से परिचित कराया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं आधुनिक जन संग्रहालय की अवधारणा के बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है, ऐसा एनआर बनर्जी सर कहते हैं। और जब भारतीय संदर्भ में हम आधुनिक भारतीय जन संग्रहालयों की चर्चा यदि करें और ये कहें कि ये जो संग्रहालय की अवधारणा थी और संग्रहालय जैसी संस्थाओं के बारे में हमको अपने भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में और मध्यकाल में देखने को मिलता है, इसके बाद से अगर हम आधुनिक भारतीय जन संग्रहालयों पर चर्चा को केंद्रित करें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय जन संग्रहालयों की स्थापना का श्रेय कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिश प्रशासकों को जाता है। वो अपने देश में संग्रहालय जैसी संस्था, उसकी अवधारणा और उसके महत्व से परिचित थे। भारतीय संदर्भ में जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं तो जो गुलाम देश है उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी वैचारिक अवधारणा, उनके आध्यात्म को समझने की जो उनके अंदर जो रुचि थी या जो क्षुधा थी, उसको शांत करने के लिए उन्होंने भारतीय विद्याओं का अध्ययन प्रारंभ किया। भारतीय विद्याओं का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए और भारतीय विद्याओं को जानने के लिए जब उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए तो यहीं से प्रारंभ हुआ इन विधाओं से जुड़ी हुई कलाकृतियों का संकलन। उनका अध्ययन करने के लिए उनको इकट्ठा किया गया, उनको एक जगह पर रखना, उनके बारे में पढ़ाई लिखाई करना, उनके शास्त्रीय और उनके ग्रंथों में जो उल्लेख मिलते हैं उनको एकत्र करना, एक जगह पर उनके जो कलाकृतियाँ हैं उनकी उपस्थिति, उनके शास्त्रीय उल्लेख, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा, इस तरह की चीज़ों को करने से कलाकृतियों का एकत्रीकरण भी हुआ, उन पर चर्चा परिचर्चा भी हुई, उनसे जुड़ी सामग्रियों का संकलन बड़े पैमाने पर हुआ और यहीं से भारतीय जन संग्रहालयों की की स्थापना के संदर्भ में जो प्रयास प्रारंभ हुए वो यहाँ से प्रारंभ हुए। भारतीय जो आधुनिक जन संग्रहालयों का विकास हम देखते हैं तो म्यूजियम डेवलपमेंट इन इंडिया उसको हम 5 फेज में देखते हैं। जो हमने कहा कि म्यूजियम मूवमेंट ऑफ इंडिया है या भारतीय संग्रहालय संस्था का जो विकास है, भारतीय संग्रहालयों के विकास क्रम को हम 5 चरणों में विभाजित करते हैं और इन 5 चरणों को 5 कालखंडों में बांट करके हम इन पर अध्ययन कार्य करते हैं। इनको हम अगर जो म्यूजियम मूवमेंट है या भारतीय संग्रहालय आंदोलन है,
इसके जो 5 खंड हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो पहला है आरंभिक काल या अर्ली फेज। इसको हम 1784 से 1858 तक मानते हैं। 1858 तक, 1784 टू 1858 जो है कि भारतीय जो राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जो प्रशासन था उसका संचालन कर रही थी। इसी समय में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। इसी समय में इंडोलॉजिकल स्टडीज़ का प्रारंभ होता है। इसी समय में बहुत सारे जो ब्रिटिश जो प्रशासक थे, जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स थे, उन्होंने भारतीय तमाम विद्याओं को, संस्कृत सीखना है या कुछ मूर्ति शिल्प के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, हमारी जो रामायण, महाभारत, महाकाव्य, पौराणिक कथाएं हैं इनको पढ़ना, आख्यानों को पढ़ना, इनके बारे में जानकारी लेना। तो बहुत तरीके की पढ़ाई लिखाई, हमारे कला, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धार्मिक विश्वास, इन पर जो है बहुत तरीके की पढ़ाई हो रही थी। और इस स्टडीज़ को वो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के नाम से जान रहे थे, या नाम इसका उन्होंने रखा हुआ था। तो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ की शुरुआत हो जाती है 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अगले पूरे 1858 तक ये व्यवस्था चलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं अगला फेज़ है हमारा विक्टोरियन एरा, क्योंकि 1857 में प्रथम भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष होता है, जो जन आंदोलन होता है, उसके बाद से भारतीय जो प्रशासन था इसकी बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई। उस समय में रानी विक्टोरिया शासन कर रही थी, तो इसको विक्टोरियन एरा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इस कालखंड में रानी विक्टोरिया का शासन चल रहा था और भारतीय जो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ थी, जो म्यूजियम्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय प्रशासन का संचालन होने की वजह से इसे हम विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। अगला जो काल है इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का, उसे हम एरा ऑफ कर्जन एंड मार्शल के नाम से जानते हैं। यह है 1901 टू 1928। इस काल को कर्जन और मार्शल एरा के नाम से इसलिए जानते हैं कि यही वो समय था जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे 1898 में, 1898 में। और यही समय था कि जिस समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर जॉन मार्शल की नियुक्ति हुई थी डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर। इन दोनों ही व्यक्तियों को इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत गहन रुचि थी। भारतीय पुराविद्या, प्राच्य विद्या पर अध्ययन में इनकी रुचि थी। भारतीय कलाकृतियों का संकलन, उनको संरक्षित करना, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, इस पर ये लोग काम कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है भारतीय पुराविद्याओं के अध्ययन और भारतीय संग्रहालयों की स्थिति को सुधारने में काम करने के लिए, और सर जॉन मार्शल को जाना जाता है भारतीय संग्रहालय जगत को साइट म्यूजियम का जो गिफ्ट दिया, जो साइट म्यूजियम की व्यवस्था हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम डिवीजन की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है और वहाँ पर जो म्यूजियम्स स्थापित हुए उनके बारे में जो चर्चा परिचर्चा होती है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए हम जॉन मार्शल को जानते हैं। इसलिए ये जो एरा था भारतीय संग्रहालयों के विकास का, इसको हम कर्जन एंड मार्शल एरा के नाम से जानते हैं, जो कि है 1901 टू 1928 तक। अगला जो फेज़ है भारतीय संग्रहालयों के विकास का, जो अगला काल है, उसको हम प्री इंडिपेंडेंस एरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वो कालखंड था 1928 से लेकर 1947 तक का, 1928 टू 1947, ये वो कालखंड था जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बहुत विराट रूप ले चुका था। बहुत भयंकर संघर्ष में था भारत, बहुत बदलाव के फेज़ में था भारत। और इस समय में संग्रहालयों की स्थापना तो हो रही थी, पर सबसे जो हमारा जो भारतीय जो मानस था, उसका जो प्राइमरी कंसर्न था वो था स्वतंत्रता, पराधीनता से स्वतंत्र होने का संघर्ष था, जिसकी वजह से संग्रहालय, शिक्षा और सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत असर पड़ा था। थोड़ी सी गति कम हुई है इस कालखंड में संग्रहालयों के विकास की या काम करने की, लेकिन ये जो एरा था ये प्री इंडिपेंडेंस एरा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था वो इस समय में सबसे वृहद पैमाने पर हो रहा था, तो इसे हम प्री इंडिपेंडेंस एरा के नाम से जानते हैं। अगला जो फेज़ है भारतीय संग्रहालयों का, अगला जो कालखंड है भारतीय संग्रहालयों की विकास का, स्थापना का और उनके विकास का, तो इंडियन म्यूजियम मूवमेंट का जो फिफ्थ फेज़ है उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के नाम से जानते हैं, और इसको 1947 टू टिल डेट तक इसको काउंट किया जाता है। यानी इसकी हम काउंटिंग जब करते हैं तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर के आज हम जिस समय में, जिस कालखंड में बैठ कर के आपसे बातें कर रहे हैं, अभी तक का जो काल है इसको हम
पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के नाम से जानते हैं। और इस तरह से भारतीय संग्रहालय आंदोलन, भारतीय संग्रहालयों के विकास क्रम को हम 5 कालखंडों में विभाजित करते हैं और अध्ययन करते हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। हम भारतीय संग्रहालयों के विकास क्रम को इन्हीं 5 फेज में बांट करके उनकी पढ़ाई करेंगे और इन्हीं के आधार पर उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम अर्ली फेज की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक काल जो है हमारा 1784 टू 1858 का कालखंड है। इस कालखंड के बारे में जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है कि ब्रिटिश राज्य जो है कि हमारे यहाँ स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश राज्य के स्थापित होने के बाद से, पूरी तरह से उनके प्रशासन में आने के बाद से, उन जो हमारे प्रशासक थे उनके अंदर एक जागरूकता ये आई कि जो गुलाम देश है, इसकी सभ्यता, अगर इस पे हमको शासन करना है, लंबे समय तक यहाँ बने रहना है, तो हमें इस देश की नब्ज पकड़नी होगी और इसके लिए हमें जानना होगा इनकी भाषा, इनके जो आस्थाएं हैं, इनके जो विश्वास हैं, ये इनके जो पौराणिक कथाएं हैं, इनकी जो धार्मिक कथाएं हैं, इनका जो सोचना समझना है, इनकी जो प्राच्य विद्या है, इनका जो अध्ययन अध्यापन का तरीका है, इसको जानना पड़ेगा अगर हमको लंबे समय तक यहाँ पर शासन करना है, अगर हमको लंबे समय तक यहाँ पर बने रहना है। इसके लिए उन लोगों ने इंडोलॉजिकल स्टडीज़ की ब्रांच को इस्टेब्लिश किया। अब भारतीय प्राच्य विद्या, पुराविद्या के अध्ययन के लिए उन लोगों ने ध्यान लगाया। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग थे जिन्होंने भारतीय प्राच्य विद्या को पढ़ने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृत जानने का प्रयास किया, संस्कृत सीखने का प्रयास किया। हमारे ग्रंथों का अनुवाद प्रारंभ किया गया, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, हमारी कलाकृतियों को एकत्र करने का ये काम शुरू हुआ। और सबसे पहले जो संस्था थी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना होती है 1784 में। इसका उद्देश्य था भारतीय प्राच्य विद्या का अध्ययन करना, भारतीय पुराविद्या का अध्ययन करना, भारतीय कला, संस्कृति, ज्ञान परंपरा को जानना और उसके माध्यम से जो गुलाम देश है, इसकी सभ्यता संस्कृति को जानते हुए यहाँ के लोगों से जोड़ने का प्रयास करना। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये एक ऐसी संस्था थी जो प्राच्य विद्या पर अध्ययन कर रही थी, जो ऐसे सभी उत्साही लोगों को एकत्र कर रही थी जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान परंपरा पर पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, इस पर प्रयास कर रहे थे या इसकी तरफ ज़्यादा जिनकी रुचि थी। इस तरीके से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, भारतीय पुराविद्या की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। विलियम जोन्स इस संस्था को कंडक्ट कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्र कर रहे थे, जोड़ रहे थे जो इस तरह की पढ़ाई लिखाई करते हों। और पढ़ाई लिखाई करने के अलावा ये लोग कलाकृतियों का, पुस्तकों का जो भी उनको उसके जो टेंजिबल जो भी उनको प्रूफ्स मिल रहे थे उसको ये लोग एकत्र कर रहे थे। और एकत्र करके रखा कहाँ जा रहा था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो ब्रांच था, जो कोलकाता की जो ब्रांच थी, उनकी जो बिल्डिंग थी उसमें और उसके अहाते में ये कलाकृतियाँ इकट्ठी की जा रही थी। किताबें थीं, गहने, कपड़े, सिक्के, मूर्तियाँ, अस्त्र शस्त्र, हमारे इतिहास से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो हमारे टेंजिबल पक्ष था, जो हमारे इंडोलॉजिकल स्टडी में इन लोगों को जो कुछ भी मिलता जा रहा था वो वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा था। इकट्ठा करते करते ये जो आर्टिफैक्ट्स थे इनकी अच्छी खासी संख्या हो गई और सोसाइटी के जो कमरे थे वो कम पड़ने लगे इनको संरक्षित करने के लिए। और इसी समय में एक म्यूजियम की स्थापना की बात भी चलने लगी कि ये जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे हुए हैं, ये जो हमारे पास कलाकृतियाँ आई हैं, इनसे हम एक संग्रहालय की स्थापना कर सकते हैं। तो इस संग्रहालय की स्थापना के लिए जगह की खोज होने लगी और साथ ही साथ खोज होने लगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एज अ क्यूरेटर इस जिम्मेदारी को संभाले और एक म्यूजियम इस्टेब्लिश करे, एक म्यूजियम की स्थापना हो सके। ये जो खोज थी एक क्यूरेटर की, ये जाके ख़त्म हुई एक डेनिश बॉटनिस्ट थे डॉक्टर नेथेनियल वॉलिश। और डॉक्टर वॉलिश ने अवैतनिक क्यूरेटर के रूप में, कि मतलब नॉन पेड क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं ऑफर की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। उन्होंने ये ऑफ़र किया कि मैं बिना यहाँ से कोई भी सैलरी लिए यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, आपके एशियाटिक सोसाइटी के म्यूज़ियम को स्टैब्लिश करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलेक्शन को लेकर के डॉक्टर नेथेनियल वॉलिश ने एक म्यूज़ियम जो शुरू किया एज अ क्यूरेटर। जो म्यूज़ियम शुरू हुआ 1814 में, इसकी स्थापना होती है। 1796 में ही इस म्यूज़ियम के लिए बातचीत शुरू हो गई थी, काम शुरू हो गया था। इंपीरियल म्यूज़ियम के नाम से इस सोसाइटी में ही इसको चलाया जा रहा था। बाद में 1814 में इसको
एक प्रॉपर म्यूजियम के तौर पर स्थापित करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भवन से इसको हटा करके एक अलग भवन में इसको रख करके वहाँ पर म्यूजियम की स्थापना की गई और इसका संचालन प्रारंभ हुआ। इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है, जो इंपीरियल म्यूजियम के नाम से फर्स्टली इस्टेब्लिश हुआ, ये भारत का पहला पब्लिक म्यूजियम है और अभी भी भारत का सबसे बड़ा बहुविभागीय संग्रहालय है, कोलकाता में है। और कोलकाता में ये संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय है और बहुत ही बड़े कलेक्शन के स्वामी के तौर पर हम इंडियन म्यूजियम कोलकाता को जानते हैं। तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता इंपीरियल म्यूजियम के नाम से 1814 ईस्वी में स्थापित हुआ। जो डेनिश बॉटनिस्ट थे डॉक्टर नेथनियल वॉलिच, उन्होंने एवेथनिक क्यूरेटर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देना स्वीकार किया और उन्होंने इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया। बाद में 1814 में ये मुख्य भवन से हटा लिया गया, इसको कहीं अलग जगह पर स्थापित किया गया। इंडियन म्यूजियम कोलकाता की जो वर्तमान जो भवन है, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है 1866 में डाली गई और 1878 में इस म्यूजियम को उस नए भवन में स्टैब्लिश करने के बाद से जनता के लिए खोल दिया गया। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के नाम से, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के नाम से इस संग्रहालय को जन सामान्य के लिए 1878 में खोल दिया गया और इस तरीके से ये बना भारत का पहला पब्लिक म्यूजियम, भारत का पहला जन संग्रहालय, जो आज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी फेज में इंडियन म्यूजियम कोलकाता के स्थापित होने के बाद से मद्रास स्टेट म्यूजियम भी स्थापित हुआ 1858 में। एडवर्ड बाल्फोर इसके इंचार्ज थे, वो भी एक एंथुजियास्टिक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनका बहुत प्रयास रहता था कि वो भारतीय पुराविद्या को जाने, भारतीय प्राचीन इतिहास को जाने। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बेसिकली। तो आर्कियोलॉजी पर उन्होंने बहुत काम करने की कोशिश की और उन्होंने जो है बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया और बहुत सारे प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने में वो कामयाब हुए। और इसी प्रयास से उन्होंने ये जो चीज़ों को इकट्ठा किया, इससे बाद में उन्होंने 6 प्रोविंशियल म्यूजियम स्थापित किए थे, जो कि कोयम्बटूर, मैंगलोर, बेल्लारी, कुडेलोर, ऊटी और राजमुंद्री में स्थापित किए गए। ये 6 संग्रहालय जो थे बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे थे। प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था, पर अगले 10-15 सालों में इनके कामकाज में और इनके प्रदर्शन में थोड़ा सा कमी देखने को मिली और इनमें से ज़्यादातर संग्रहालय जो है कि फिर बाद में बंद हो गए। बाद में कुछ समय के लिए इनको बंद करना पड़ गया, क्योंकि जो म्यूजियम्स थे उनको म्यूजियम्स में कलाकृतियों को रखने के बाद से उनको संचालित करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ट्रेंड स्टाफ और क्यूरेटोरियल स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से डॉक्टर जो एडवर्ड बाल्फोर थे, उन्होंने जो 6 म्यूजियम्स को इस्टेब्लिश किया था, उसमें से म्यूजियम्स जो है कुछ अच्छा रन कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, तो उनको बाद में रोकना भी पड़ा। 1857 का जो हमारे यहाँ विद्रोह हुआ, जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, इसने जो है कि बहुत बुरे तरीके से पूरे सिस्टम को जो है कि डिस्टर्ब किया। पूरा सिस्टम इससे प्रभावित हुआ और संग्रहालयों की स्थापना का जो एक क्रम था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के थोड़ा सा प्रभावित हो गया और इनके जो स्थापना का क्रम था वो थोड़ा सा कम हुआ। इसी समय में 1839 के आसपास में म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जूलॉजी इस्टेब्लिश करने की बातचीत चल रही थी, क्योंकि जो माइनिंग हो रही थी, जो संसाधन जो थे, जो मिनरल्स और गैसेस, मिनरल्स, पेट्रोलियम्स और इस तरह की चीज़ें जो भारत में प्राप्त हो रही थी और जो तरह तरह की माइनिंग की जा रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जूलॉजी को इस्टेब्लिश करने की इसी कालखंड में बात हो रही थी, जिसके लिए चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई थी और सारी चीज़ें सिस्टम में आ चुकी थी। पर थोड़ा सा इस काम के लिए रुकना पड़ा और बाद के समय में इसको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि बाद के समय में जब स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष जो था बहुत मुखर हो गया और इसकी वजह से सिस्टम में और प्रशासन में चीज़ें प्रभावित होने लगी, तो संग्रहालयों की स्थापना के इस क्रम को थोड़ा करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक ब्रेक देखने को मिलता है, कि इसमें रुकाव सा देखने को मिलता है। तो उसको समझना पड़ेगा कि संघर्ष होता है और म्यूजियम्स के इस्टेब्लिशमेंट में, और जो प्रशासक थे, क्योंकि बेसिकली जो हमारे यहाँ म्यूजियम का काम देख रहे थे या जो लोग म्यूजियम इस्टेब्लिश करने पर काम कर रहे थे, वो लोग मुख्य तौर पर संग्रहालय से जुड़े हुए लोग नहीं थे, बल्कि ये हमारे प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, जो कि
संग्रहालय या पूरा विद्या या प्राच्य विद्या के अध्ययन और उनके संकलन और उनको प्रस्तुत करने के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो जब प्रशासन में डिस्टर्बेंस आई, जब स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष मुखर होने लगा, संग्राम जो है कि तेज हो गया और प्रशासन को इसको रोकने के लिए अपने आप को लगाना पड़ा और चीज़ों को बदलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो संग्रहालयों के स्थापना का क्रम था उसमें भी थोड़ी सी एक कमी देखने को मिलती है, एक धीमापन आता है। और फिर हम इसके बाद से ये देखते हैं कि इस फेज में जो है कि लगभग 12 संग्रहालयों की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना एक बड़ा माइलस्टोन बन करके उभरी थी, जिसके माध्यम से हमें बहुत मदद मिलती है बाद के संग्रहालयों को स्थापित करने में, बाद में प्राच्य विद्या के अध्ययन में और इस पूरे क्रम को समझने में। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रथम चरण था भारतीय संग्रहालय आंदोलन का, प्रथम चरण में प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अध्ययन प्रारंभ होता है, कलाकृतियां एकत्र हुई, पहली बार संग्रहालय स्थापना पर चर्चा की गई, पहली बार संग्रहालय स्थापना के बारे में बातें हुई और लगभग 12 संग्रहालयों की स्थापना इस पूरे चरण में हमको देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि रही कि संग्रहालय विधा से संबंधित अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ और संग्रहालय विधा से जुड़ा हुआ जो स्थापना का काम है, संग्रहालयों की स्थापना का जो काम है वो इस चरण में प्रारंभ हुआ और लगभग 12 संग्रहालयों की स्थापना के साथ हमारा भारतीय संग्रहालय आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो समाप्त हुआ। स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, इस संघर्ष के बाद से 1958 से भारतीय सत्ता की जो बागडोर थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। विक्टोरिया एरा में फिर हम अगला जो हमारा म्यूजियम मूवमेंट का जो अगला एरा है, जो हमारा अगला सेगमेंट है, वो विक्टोरियन एरा के नाम से जाना गया, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, पर अब आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।